गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हम अपने थर्ड चैप्टर पे आए हुए थे, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, वाटर के बारे में। तो हम आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, रिवर्स प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारे जो बहुउद्देश्य परियोजना आते हैं और हमारा जो समन्वित वाटर से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हैं जो जल संसाधन का जो प्रबंधन है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाएगा, ये कंपलसरी प्रश्न रहेगा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, इनके क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती हैं। ठीक है, भी मल्टी का मतलब आप सभी समझते हैं, एक से ज़्यादा हो गया। बहु कहते हैं आप जिसमें, यानी कि एक से ज़्यादा भी एक कार्य हम करते हैं, लेकिन उससे क्या है, कई कार्यों की मतलब अन्य प्रकार के कार्य हैं जो हम उनसे क्या उनकी आपूर्ति करवाते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हमारे लिए इसमें आएगा, भी हमने एक नदी पर डैम बना लिया। डैम बनाने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, तो हमें वो ऐसे हमारा क्वेश्चन भी ये रहेगा, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। तो मोस्टली देखो यहाँ से क्या कि हम एक तो फ्लड को रोक सकते हैं, एक वाटर हाइड्रो पावर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि भी आसपास में जो है रिजर्वर बनाकर, या फिर हम कह सकते हैं लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। टूरिज़्म के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। तो और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जिनकी जैसे इरिगेशन का भी हम मान सकते हैं। तो सोर्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हमारे जो लक्ष्य होते हैं उनकी हम आपूर्ति करते हैं, इसीलिए इनको क्या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructed sophisticated hydraulic structure like dams built of stone, rubber reservoirs, or lakes, embankments and canals for irrigation। देखो हमारे जो क्या है इतिहासकारों की बात करेंगे, या हमारे जो अभिलेखाकार कह सकते हैं आप इनको, जिसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, समझते होंगे आप लोग। तो इसमें क्या है कि भी प्राचीन काल से ही क्या है हमारे पास क्या सिंचाई से जो हम सिंचाई करने के जो स्रोत हैं, जिसमें क्या पत्थरों से या मलबों से हमने बांध या फिर जलाशयों की बात की है, झीलों की बात की है, या जो हमारे तटबंध होते हैं और नहरों होती हैं, उन सभी प्रकार की जो कृतियाँ हमें पहले से ही हमें प्राप्त होती हैं। यानी कि प्राचीन समय में भी क्या है हमारे जो देश के अंदर क्या है ये बहुत सारी मात्रा में क्या जो डैम्स थे वो कम मतलब क्या छोटे स्तर पर कह सकते हैं आप, उनका निर्माण किया जाता था। ठीक है, जैसे कैनल हो सकती हैं, उसके अंदर तटबंध हो सकते हैं, जिससे क्या पानी को जो स्टोर करने की प्रक्रिया वो जो स्टोन और रबड़ आप कह सकते हैं, स्टोन से मोस्टली क्या बने होते थे, मलबों वगैरह की बात कर सकते हैं हम। तो रिजर्वर्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, जिसका जो प्रयोग है मुख्य तौर पर हम कृषि और में सिंचाई और अन्य प्रकार के कार्यों को करने के लिए भी करते थे भाई। Not surprisingly, we have continued this tradition in a modern India by building dams in most of our river basin। तो ये जो हम कार्य पिछले समय से करते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमने क्या है इस कार्य को आगे जारी रखा है। और हमारा जो आधुनिक भारत है वहाँ पर भी हमने क्या है बहुत बड़े स्तर पर क्या हमने डैम बनाने की प्रक्रियाओं को शुरू किया भाई। यदि देखें छोटे स्तर पर हम यदि बात करें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हमारा जो जलीय स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहा है। यदि हम बात करें, इन द फर्स्ट सेंचुरी BC श्री रंगवीरपुरा नियर इलाहाबाद हैड सोफिशिएटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगास। यानी कि हम बात करें यदि, तो ये जो बातें हैं फर्स्ट सेंचुरी BC यानी कि ईसा से भी जो एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्री गंगवेरा में गंगा नदी की बात करते हैं हम, वहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। उसका इसमें क्या मिलेगी आपको एक विशेषता। देखें हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो ये ईसा से एक शताब्दी पहले क्या है कि इलाहाबाद के नज़दीक श्रीरंगवेरा में जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी के जो पानी को है जो वो बार वो जो बाढ़ लेके आ रही थी, उसको रोकने के लिए क्या एक बहुत ही अच्छी प्रकार का जो जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, जिससे क्या बाढ़ को रोका गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरीगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसके समय भी में क्या है कि डैम्स हैं जो हमारे, उसके बाद हमारी जो लेक्स की बात है उन, या फिर हमारा इरीगेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन हुआ करता था, उसका निर्माण हमने किया था। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरीगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग, उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश एंड
बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र एक्स्ट्रा। यदि हम दूसरी तरफ बात करें, हमारे उड़ीसा में कलिंगा या कलिंग कह सकते हैं, नागार्जुनकोंडा, बेनूर और कोल्हापुर में भी क्या है हमारे जो अच्छी प्रकार से जो है हमारा सिंचाई का जो तंत्र क्या था वहाँ पर उसके सबूत मिले। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। और 11वीं शताब्दी में क्या है कि भी उस समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो भोपाल झील का भी निर्माण किया गया था। इन द 14th सेंचुरी द टैंक ऑफ द हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुमिश फॉर द सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया। इसके अलावा 14वीं शताब्दी में इल्तुमिश ने दिल्ली में जो सिरी फोर्ट था, जो हमारा आप कह सकते हैं छावनी क्षेत्र गैरिसन टाउन था, उसमें क्या है कि जल की सप्लाई के लिए एक विशेष प्रकार का हौज खास कह सकते हैं आप, उसने अलग एक विशेष प्रकार का आप कह सकते हैं तालाब, उसका जो है काम ये करवाया गया था, उसको बनाया गया था। अभी व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प टू इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स क्या होते हैं और वो किस प्रकार से हमारे को पानी को बचाने में और उसको क्या है अच्छी प्रकार से प्रबंधन करने में हमारे लिए मददगार होते हैं। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rain waters that could be used later to irrigation agricultural fields। यदि हम बात करें जो हमारे क्या होते हैं जो बांध होते हैं, उन बांध का जो प्रयोग क्या है नदियों या फिर हमारा जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। और बाद में क्या है भी उसको इकट्ठा क्यों किया गया कि बाद में क्या उसका प्रयोग क्या कर सकते हैं हम, उसको इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर द इरिगेशन बट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखो इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बात की थी कि भी ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि भी इरीगेशन के लिए सोर्स उपयोग कर रहे हैं, अब हमारे लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इससे क्या बहुत सारी जो कार्य अपने जो कार्य होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। जैसे आज के समय में यदि हम बात करें तो केवल हम सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर रहे, दूसरा जो हमारा पर्पज़ हो गया अब आज के समय में इससे क्या बनाते हैं हम इससे विद्युत उत्पादन करते हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। इसके अलावा क्या है जो हमारे घरेलू या फिर जो उद्योग है हमारे उद्योगों के अंदर इस पानी का उपयोग किया जाता है। फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। इसके अलावा क्या है कि भी हम क्या कर सकते हैं अब पानी को जो है रोक कर क्या कि जहाँ पर लगता है कि मैं बार बाढ़ आ रही है तो वहाँ पर क्या उसके फ्लो को कम किया जा सकता है। तो बाढ़ आने से भी बाढ़ के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिक्रिएशन आप कह सकते हैं हमारे लिए मनोरंजन का साधन बन जाता है एक। इसके अलावा क्या है कि भी जो आंतरिक हमारा नेविगेशन होता है जिसके अंदर हम नौ संचालन कर सकते हैं यानी कि नाव को चलाया जा सकता है, उसमें प्रयोग किया जा सकता है। और हमारे क्या फ़िश ब्रीडिंग की बात कर सकते हैं हम, जिसमें हम कह सकते हैं कि मछलियों को पाला भी जा सकता है वहाँ पर। तो अब आप देखें जैसे मैंने बात की थी इरीगेशन हो गया, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2, डोमेस्टिक 3, इंडस्ट्रियल 4 और फ्लड 5, रिक्रिएशन 6 और नेविगेशन 7 और ये हमने बात की फ़िश ब्रीडिंग यानी कि 8 हमने बात की कि हमारे लिए 8 कार्यों को हम पूर्ति कर सकते हैं। जब हम एक छोटा एक डैम बना रहे हैं तो हम 8 कार्यों की पूर्ति कर सकते हैं इस चीज़ से भी। उसके बाद डैम्स आर नाउ रेफर टू एज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वेयर द मेन यूजेस ऑफ इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। इसलिए क्या हम इनको क्या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं क्योंकि हमारा जो है एक ही कार्य को करते हैं लेकिन इससे क्या अन्य प्रकार के जो कार्यों की आपूर्ति हमारी हो जाती है, जिस प्रकार हमने ऊपर की ओर बात की है। फॉर एग्जाम्पल इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज़ बीइंग यूज्ड बोथ फॉर द हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरीगेशन। जिस प्रकार से हमारा सतलुज ब्यास रिवर बेसिन है या हम कह सकते हैं वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भाखड़ा नांगल बांध है, जो अलग अलग से ही भाखड़ा और नांगल बांध, वो आपको क्या है कि स्पेशल जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए तो उनका उपयोग किया गया, इसके साथ साथ उनके पानी का उपयोग किया है इरीगेशन के लिए भी यूज किया जाता है। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड फ्लड कंट्रोल। इसके अलावा क्या कि जो हमारा हीराकुंड डैम है हमारा उड़ीसा के अंदर जो आपको महानदी के ऊपर बना हुआ है, तो उसके अंदर भी आपको इसी प्रकार की विशेषता मिलेगी कि उसका उपयोग क्या हम बिजली, सिंचाई और हम बाढ़ से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वर थॉट ऑफ एज ए vehicle that would lead to the nations to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past। देखिए यदि हम बात करें जो हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रहे हैं या फिर आप इनको कह सकते हैं कि भी हमारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, हमने जो इसकी शुरुआत की गई है इनको जोड़ा है हमने अन्य प्रकार के जो जल संसाधनों के साथ, ठीक है।
हमने इनको क्यों बनाया है कि हम चाहते थे कि भी हमारा जो देश है डेवलपमेंट करे। क्यों करे? क्योंकि हम कॉलोनियल हमारा पीरियड रहा था जिसमें क्या है हम गुलामी के समय से जी रहे हैं, जिसमें क्या है कि हमारी जो है कृषि के ऊपर कोई फोकस नहीं किया था, कि बहुत सारी जनसंख्या थी वो कृषि के ऊपर हमारी क्या थी वो मतलब निर्भर थी। और हमारे यहाँ पर एक विशेषता है कि मानसून की जो बात करते हैं कि भी वो रेनफॉल कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, या फिर क्या है कि कभी समय से पहले आ जाती, कभी बाद में आ जाती है। यानी कि सीजनल की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, या फिर स्पेस की बात करेंगे, या फिर प्लेस की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या वो डिफरेंशिएट पाता है। इसलिए क्या है कि हमें क्या फसलों की आवश्यकता पड़ती है अभी। और जबकि हमारे यहाँ पर जो बारिश है एक, और दूसरा कारण के मोस्टली 4 महीनों में जून जुलाई अगस्त और सितंबर के बारे में, इन 4 महीनों के अंदर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि क्या हमारे यहाँ पर जो फसल ऋतुएँ 2 प्रकार की होती हैं, तो हमें बीच में भी क्या पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इरीगेशन सोर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगा कि भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और हमें क्या है कि ये जो पीरियड रहा था कॉलोनियल, जिसमें हमें को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, हमें उनको पार पाना पड़ेगा भाई। जवाहरलाल नेहरू proudly proclaimed the dams as the temple of modern India, the reason being that it would integrated development of agriculture and a village economy with the rapid industrialization and growth of the urban economy। देखो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अभी जो हमारे जो डैम्स होते हैं उनको क्या है आधुनिक भारत के मंदिरों के नाम से पुकारा था। देखो उनका ऐसा कहना क्या था कि भी हम इससे क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे लिए एग्रीकल्चर में उपयोग किया जा सकता था, या फिर साथ के साथ है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको सुधारा जा सकता था। इसके साथ वहाँ पर हम तीव्र गति से क्या कर सकते थे, वहाँ पर हम औद्योगिकरण कर सकते थे, और इसके साथ साथ क्या हम अर्बन इकोनॉमी को भी हम क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे भाई। तो हमारे लिए फ़ायदे की ढूंढने की कोशिश की गई, और हमने क्या इनके बारे में क्या डैम बनाने शुरू किए भाई। In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons। पिछले हम यदि कुछ वर्षों की बात करें तो बहुउद्देश्य परियोजना रही हैं, या हमारे बड़े बड़े बांध रहे हैं, वही कारणों से क्या है कि भाई वो क्या है विरोध का एक विषय बन गए। यानी कि वो थोड़ा सा संकट में रहे हैं, उसके ऊपर मतलब क्या है विरोध प्रकट किया गया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ इसके क्या है कि भी लॉस हैं, वो हमने फ़ायदों की बात की थी पिछले पेज पे, हम बात करेंगे कुछ क्या है कि भाई इसके नुकसान भी है। जिस प्रकार से रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजेज पुअर सेडिमेंट्स फ्लो and excessive sedimentation at the bottom of the reservoirs, resulting in the rockier streams beds and poor habitat for the rivers aquatic life। यदि बात करें नदियों के ऊपर, यदि हम बांध बना देते हैं तो उसके बहाव को हम नियंत्रित कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जिस फ्लो से आ रही है उसका वो फ्लो रुक गया। तो इसके मतलब क्या है कि भी जो तलछट था वो तलछट का बहाव भी कम हो जाएगा, और जो है ये तलछट है यानी कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स क्या हमारे एक जगह वो क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है कि भी जो हमारा जो है सतर है, जो लेवल है नीचे की तरफ, वो क्या ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, और रॉक्स के आकार में मतलब एक रॉक्स के कारण आप कह सकते हैं रॉक्स का आकार में बन जाएगा, यानी कि एक आप कह सकते हैं उसकी लेयर जमना शुरू हो जाएगी। तो वो वाटर को भी क्या अवरुद्ध करेगा। और दूसरा क्या कि जो नदी में क्या जलीय जीव होते हैं उनके आवास में जो भोजन की कमी को भी वो क्रिएट करेगा। इसके अलावा डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर द स्मैपनिंग। इसके अलावा क्या भी जो हमारे जलीय जीव हैं अब क्या करते हैं, उनको क्या अंडे देने की जो विशेष ऋतु होती हैं उसमें क्या कि जब वो स्थानांतरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, तो वो उनको भी इफ़ेक्ट करेगा बहुत बड़ी मात्रा में। द रिजर्वर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टेंस वेजिटेशन एंड सोइल लीडिंग इट्स डिकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यदि हम बात करें कि बाढ़ के मैदान हैं जो जलाशयों द्वारा बनाए जाते हैं, वो वहाँ की जो वनस्पति होती है, मिट्टियाँ होती हैं, वो जल में क्या हो जाती हैं, बिल्कुल डूब जाती हैं, और उसके बाद कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या है वहाँ से ख़त्म ही हो जाती हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टिहरी डैम आंदोलन एक्स्ट्राज। इसके अलावा क्या है कि जो बड़े बड़े पर्पज़ हम बनाते चले जा रहे हैं डैम्स, वो क्या है बहुत सारे जो है पर्यावरणीय मुद्दों को भी उठाता है। जिस प्रकार से हमारा एक मुद्दा रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं, जो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया जो आंदोलन चलाया गया नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात की। यदि हम बात करें टिहरी डैम है हमारा, टिहरी डैम आंदोलन में है,
तो रेजिस्टेंस टू द प्रोजेक्ट हैज़ प्रीमियरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। देखिए इसका कारण है एक और जो हम कह सकते हैं, इसकी जो लॉस की बात करेंगे क्या कारण है कि भी इसको क्या है, इसकी डीमेरिट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी डीमेरिट एक और ये होती है इसकी जो लोकल कम्युनिटी होती है उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। अब एक नदी है, नदी में ऐसा तो नहीं कि भी हमें क्या कुछ क्षेत्र में ही आपको क्या है कि भी आवश्यकता होती है खाली कराने की, क्योंकि हम नदी का बहाव रोक रहे हैं तो हमें क्या आसपास का बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि क्या है कई बार क्या है जब हम इसको कंट्रोल ना कर पाएँ ज़्यादा पानी आने की वजह से, तो क्या है वो पानी को हम आसपास के क्षेत्र में और ज़्यादा स्टोर कर सकें। ठीक है, तो इस कारण क्या कि ये जो आसपास के जो विलेजेस होते हैं रिवर्स के, तो उनको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ता है। लोकल पीपल often had to give up their lands, livelihood and their merge access and control over resources for the greater good for the nation। उसके बाद यदि हम बात करें कि भाई ये क्या कर देते हैं बेचारे, वहाँ से इनको जाना पड़ता है, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है, उनका व्यवसाय छीन लिया जाता है, और उनकी बात क्या है कि जो पहुँचती है वहाँ की रिसोर्सेज तक उनकी, तो वो उनकी बेचारों की छीन जाती हैं। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट देन हु इज़ बेनिफिट। अब एक सिंपल सी बात है कि भी अब उनको क्या है कि फ़ायदा नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि भी जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस चीज़ का फ़ायदा किसको हो रहा है? परहैप्स द लैंड ओनर एंड द लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स। यदि हम बात करें कि जो भूमि के मालिक हैं, या फिर हम कह सकते हैं बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं जो बड़े किसान होते हैं, या फिर हमारे क्या हैं जो व्यापारी होते हैं, या फिर कुछ मात्रा में जो है कुछ जो अर्बन सेंटर हो सकते हैं जगह होती हैं, वो ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाती हैं। टेक द केस ऑफ लैंडलेस इन अ विलेज, डज इट रियली गेन फ्रॉम सच ए प्रोजेक्ट। ये हम क्या करते हैं कि भी गांव के कुछ भूमिहीनों की हम एग्जांपल लेते हैं, क्या वो वास्तव में ऐसी परियोजनाओं के लाभ उठाते हैं? तो हमें लगता है इस प्रकार की विशेषता हमें देखने को मिलती है अभी। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। यहीं से पढ़ते हैं भाई। इरीगेशन हैज़ आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। दिस हैज़ अ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक सेलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। यदि हम बात करें मृदा की, जो सिंचाई हम कर रहे हैं, सिंचाई से क्या कि बहुत बड़ी मात्रा में हमने क्या किया, फसल जो हमारा प्रारूप होता है कि भी किस प्रकार का पैटर्न बो रहे हैं, वहाँ पर कौन सी फसल बो रहे हैं, किस समय बो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक क्या है इरिगेशन है इसको भी चेंज कर दिया गया। जिसमें एक और हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारी जो कृषि थी वो कृषि है वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। हमने क्या फोकस करना शुरू कर दिया है कि भी हम कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं हमने उनको उगाना शुरू कर दिया है। अब इस वजह से हमें एक जो समस्या देखने को मिलती है वो है सेलिनाइजेशन, यानी कि लवणता की मात्रा देखने को मिलती है कि हमारी जो मिट्टी के अंदर लवणों की अक्षमता ज़्यादा हो गई है, लवणों की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या है उसके अंदर जो उसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा अभी। इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन द सोशल लैंडस्केप्स। इसके अलावा क्या है कि ये जो हमारे जो सामने समस्याएं देखने को मिल रही हैं ये आपको देखने को मिल रही हैं। सेम टाइम इट हैज़ ए ट्रांसफर द सोशल लैंडस्केप, और ये तो दूसरी बात है, इसने क्या कि भी सामाजिक जो है स्थलाकृति को है उसको भी परिवर्तित कर दिया गया है। तो समझ में नहीं आई क्या बात कहना चाहता अभी। इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर एंड लैंड ओनर्स एंड द लैंड लेस पुअर्स। इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया है, जिसमें क्या है कि भाई जो हमारा सामाजिक जो है अंतर है वो बढ़ता चला गया है। जो अमीर है और हमारे गरीब आपको देखने को मिलेंगे। आप कह सकते हैं जो अमीर जो है हमारे जो भूमि के मालिक है भूस्वामी हैं, और जिसके पास बेचारों के पास भूमि ही नहीं है। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिजर्वर्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी हमने जिससे जैसे देखा है कि भी एक तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है जो हमारे डैम्स होते हैं। इसके अलावा क्या है कि भी सेम जो वाटर रिसोर्स है बहुत बड़ी मात्रा में वो फ़ायदा भी दे रहा है, यानी कि हमने ऊपर की तरफ बात की कि फ़ायदे भी और इसके नुकसान भी। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एगिटेटेड एंड ऑलमोस्ट कोज्ड ए रीट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज particularly during droughts. Interstate water dispute also become common with regard to sharing the cost and benefit of the multi-purpose project। भाई ठीक है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि भी हमने जैसे बात की है कि हम एग्जांपल लेते हैं गुजरात में साबरमती नदी है उसका, तो वहाँ पर सूखे के दौरान जो है नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल की आपूर्ति
देने पर जो है किसान वो उपद्रव पर मतलब क्या कि वो उपद्रव करने को प्रेरित हो जाते हैं, या फिर क्या कि वो मारने पे तुल जाते हैं एक दूसरे को। जबकि क्या है कि भाई यदि हम बात करें कि जो राज्य होती हैं, स्टेट्स होती हैं, एक राज्य का दूसरी राज्यों के साथ वो भी झगड़ा होता रहता है कि भाई मल्टीपर्पज़ के दौरान क्या किसको पानी ज़्यादा मिले या किसको क्या है इसका फ़ायदा मतलब क्या प्रॉफिट क्या है इसको ज़्यादा मिले भी। तो ये भी कुछ काजिज़ को हमारे कोजिज़ हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है समस्याएं आती हैं। कि हमने यहाँ पर मोस्टली हमने देखा कि किस प्रकार से क्या है कि हमारे लिए फ़ायदा होता है नदियों का और किस प्रकार से हमारे लिए लॉस करते हैं। आगे की ओर हम बाद में पढ़ेंगे भी, हमारे पास कुछ ये पॉइंट हो रहा है गया, इसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे भी।